हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन चैंपियन। तो का जो अभी करंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं पर थर्ड के पार्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है। ठीक, इस यूनिट का जो ओवरव्यू है आप लोगों को हम ऑलरेडी कर चुके हैं पढ़ना। कोशिका संरचना, उसके प्रकार, उसके चलिए कल हम लोगों का जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोशिका होती क्या है। ठीक, कोशिका के खोजकर्ता कौन है। ठीक, रॉबर्ट हुक हम लोगों ने देखे थे एंटोनी वॉन ल्यूवेन। तीसरी चीज हम लोगों ने समझी कि कोशिका का आकार कितना है। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका के दोनों प्रकार जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, बहुत अच्छे से क्या किया था। फिर हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि भैया जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनके प्रकार दो होते हैं। एक होते हैं आपके कौन कौन से, तो भाई हम लोग ये देख चुके हैं कि कोशिका होती क्या है ना। कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का आकार कितना है, तो 10⁻⁻⁻6 मीटर, माइक्रोमीटर। के बाद हम लोग समझ चुके हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका के विभिन्न प्रकार, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने पढ़े थे। और इन प्रकारों के अंदर वही बात कर रहे हैं कौन कौन से थे, तो एक थे प्रोकैरियोटिक और एक कौन सी आई आपकी, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने बात की थी कि जो प्रोकैरियोटिक होती है अविकसित कोशिकाएं होती है जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता है, जिनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं उपस्थित होते हैं। के अंदर अगर झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं है तो ये अपना श्वसन कैसे करेंगे, तो ये अपना श्वसन प्लाज्मा झिल्ली से करते हैं। ठीक, इनके अंदर जो विखंडन होता है वो मुकुलन या बडिंग टाइप का होता है। तो इस तरह से हमने इसको पूरी डिटेल देखी थी। यूकैरियोटिक की देखी थी कि पूर्ण रूप से क्या है, विकसित कोशिका। फिर हमने समझा था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उनके ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है पादप कोशिका और एक हो जाता है आपका जंतु। ठीक है बेटा, तो आई होप यहां तक की बातें सब क्लियर होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की क्या होती है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आराम से समझ, पादप कोशिका एक साइड हम बनाते जाते हैं जंतु कोशिका। देखो, कोशिका एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपसे पूरा एक बड़ा 10 नंबर का जो पूछ भी चुके हैं प्रीवियस एमपीपीएस में आ भी चुका है कि कोशिका, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का क्या करे, सचित्र वर्णन करें, कोशिका की संरचना को सचित्र समझाते हुए उसके विभिन्न कोशिकांगों को क्या करें, समझा, उनके विभिन्न कोशिकांगों के कार्यों को समझ। तो आपको इसको चित्र बनाते तो आना ही, दोनों का, एक पादप कोशिका का भी और दूसरा जंतु कोशिका का भी। अब कैसे बनाएंगे उसको देखिए। देखिए, इस तरफ हम पादप कोशिका बना रहे हैं, दोनों के डायग्राम में जो आप लोगों को पहला अंतर दिखाई दे रहा होगा कि इसका मैंने एक निश्चित डायग्राम बनाया, एक स्क्वायर शेप बनाया है। जंतु कोशिका जो होती है उसका डायग्राम अनिश्चित होता है। तो यही इसका सबसे पहला अंतर होता है। ठीक, अब इनकी परतों की बात कर लें तो पादप कोशिका में दो परत होती है। सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो तो दोनों में ही कहलाती है कोशिका झिल्ली। सबसे अंदर वाली जो परत है वो दोनों क्या कहलाती है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते, प्लाज्मा या कह सकते सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है अंदर वाली। और जो ऊपर वाली परत है वो बन जाती है कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती, तो इसको हम इधर लिख रहे हैं। जो ऊपर वाली परत है वो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी आपकी कोशिका भित्ति, सेल। तो देखो, जब भी डायग्राम बनाएंगे तो हम लेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी कोशिका होती है वो आवरण से ढकी होती है। पादप कोशिकाओं में दो तरह के आवरण होते हैं, एक होती है पादप झिल्ली और एक होती है कोशिका झिल्ली। जबकि जंतु कोशिका में केवल और केवल क्या पाई जाती है, सबसे आवरण जो होती है पहली परत, वो कोशिका झिल्ली होती है। तो याद रखना, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की प्रथम किंतु पादप कोशिका की द्वितीय परत है। और पादप कोशिका की जो प्रथम परत है वो कौन सी है, कोशिका भित्ति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इस पूरी कोशिका के अंदर हम थोड़े से कोशिकांग बनाते हैं। सबसे पहला जो कोशिकांग हम ड्रॉ कर रहे हैं वो होगा हमारा केंद्र। तो ये जो होती है ना पादप कोशिका का, इसका केंद्र कहाँ होता है, तो याद रखना साइड में। पर जंतु कोशिका का जो केंद्र है वो कहाँ होता है, बीच में होता है। जंतु कोशिका का केंद्रक मध्य में होता है, कोशिका के मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिका का केंद्रक कहाँ होता है, साइड में। जंतु कोशिका ये जो केंद्रक है इसके ऊपर इस तरह की कुछ संरचनाएं बनी होती, इन संरचनाओं को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। संरचनाओं को क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इस तरह की संरचनाएं बनी होती। वैसे यहाँ पे भी हम बना देंगे, आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी होती।
ठीक, याद रखेंगे जो आपका ये होता है केंद्रक, केंद्रक के ऊपर क्या होती है, तो केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली संरचना होती है और ये झिल्ली तंत्र बनाती बहुत बड़ी फैली होती है। कहां से कहा था, तो ये फैली होती है आपकी पादप कोशिका से अंदर, केंद्रक से कहां तक फैली होती, बाहर तक। मतलब ये संरचना ऐसा नहीं कि यहीं खत्म हो जाएगी, ये कहां तक जाएगी, तो ये ऐसी फैली हुई संरचनाओं के रूप में कहां तक जुड़ी हुई रहती है, तो ये कहां तक जुड़ी हुई रहती है, हमारी झिल्ली तक, है ना। यहाँ पर भी ये कहां तक जुड़ी हुई रहेगी, तो झिल्ली तक जुड़ी हुई संरचनाएं रहती। ठीक, तो याद रखना केंद्रक, केंद्रक के अंदर भी केंद्रक द्रव भरा होता है, केंद्रक द्रव के अलावा उसके अंदर केंद्रक झिल्ली, झिल्ली जिससे वो ढका हुआ है, केंद्रिका होती है, जो एक छोटा गोल हमने बनाया वो केंद्रिका है। तो केंद्रक के अंदर भी और पार्ट्स हैं, पर ये जो मेन हिस्सा है इसको हमने क्या नाम बोला है, केंद्रक। ठीक, तो इसको भी लेवल कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, तो ये बनेगा हमारा केंद्रक। और उसके बाहर जो झिल्ली है वो क्या बन रही है, तो वो जो झिल्ली है वो झिल्ली क्या कहला रही है, तो वो झिल्ली हमारी है ER, अंतः प्रद्रवी जालिका, या जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। ठीक, तो ये झिल्ली क्या हो गई आपकी ER, अंतः प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो कितनी चीजें हम लोग देख चुके हैं, अंदर वाली दोनों की परत कोशिका झिल्ली, इसकी बाहरी परत कोशिका भित्ति, दोनों के अंदर केंद्रक होता है, बस इसका केंद्रक साइड में होता है, उसका केंद्रक मध्य में होता है। केंद्रक के ऊपर ऐसी एक जाननुमा झिल्ली तंत्र बना होता है, बहुत बड़ी सी पाइप जैसा बना होता है, वो कहलाता है आपका अंतः प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब ये जो झिल्ली नुमा है इनके ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट छोटी छोटी संरचनाएं बनी होती, कुछ के ऊपर बनी होती, कुछ के ऊपर बनी नहीं होती। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसी व्हाइट व्हाइट छोटी छोटी संरचनाएं बनी होती, इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम कहलाते हैं, ये राइबोसोम कहलाते हैं ना। तो ये जो छोटी छोटी संरचनाएं ये क्या कहलाई, राइबोसोम। ये याद रखना, इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका दो तरह की होती है, एक होती है खुरदुरी और एक होती है आपकी चिकनी। जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिनके ऊपर राइबोसोम है वो आपकी हो जाएगी क्या, खुरदुरी। और ये बेटा जितने भी हम कोशिकाओं के देख रहे हैं ये सबको हम डिटेल अभी एक एक बार पढ़ेंगे। चलो, इसके अलावा हम मान लेते हैं कि ये जो पादप कोशिका है इनके अंदर जो रिक्तिका होती है वो साइज में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है वो साइज में छोटी होती है। ठीक, और संख्या में थोड़ी ज्यादा होती है। रिक्तिका के अलावा इनमें क्या क्या होता है, तो रिक्तिका के अलावा इनके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ये हो गया गोल्जी काय। क्या क्या हो गए, तो भैया गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी कहते हैं, जिस यहाँ पे हम बना देते हैं गोल्जी। बिल्कुल आसानी से बनाते जाना, बस लेबलिंग याद होनी चाहिए कि क्या क्या करनी है। ये हो गई हमारी क्या, तो ये हो गई हमारी रिक्तिका, है ना। रिक्तिका यानी रसधानियां या वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स, ये हो गई रसधानी। ठीक, ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी इंग्लिश दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, अति हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र कणिका। यहाँ पर भी बना देते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ऐसे उसमें उंगलीनुमा संरचना थी वो बना दी। देखो क्या क्या बना दिया हमने, हमने गोल्जी काय बना दिया, रिक्तिका बना दी, इधर माइटोकॉन्ड्रिया बना दी। अब देखो यहाँ एक पूरे पूरे इसमें ना एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, तो पूरी जो कोशिका है इसमें से बारीक 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 आप ये बनाओ कि पूरी सेल में ऐसा लिक्विड नुमा पदार्थ भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। इस तरह से आपको ऐसे पदार्थ को यहाँ पे शो करना है, जगह पर ये लिक्विड बना होता है। इधर भी हम बनाएंगे सेम, यहाँ पे भी सब जगह इस तरह का लिक्विड भरा होता है। बेटा ये डायग्राम को मैं इतना पेशेंसली बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको मन से ड्रॉ कर सके ना। बायो में हमें डायग्राम वहां ड्रॉ करने होते हैं, और डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ इन डायग्राम को कम समय में भी ड्रॉ करना होता है। तो वो तब होगा जब आपने क्लास में सीखा होगा कि हाउ टू ड्रॉ,
ठीक है, कैसे ड्रॉ किया था मैडम ने, कैसे वो हमें याद आती है, फिर जब एग्जाम में हम क्या करते हैं, ड्रॉ करने जाते हैं। तो बहुत इजी गोइंग है। हमने एक तरह का लिक्विड बनाया है। ये जो लिक्विड हम बना रहे हैं, ये लिक्विड क्या कहलाता है, तो ये लिक्विड कहलाता है का द्रव। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड भरा था ये क्या बन गया, ये बन गया है कोशिका द्रव। तो देखो ये वो चीजें हैं जो दोनों में क्या थी, कॉमन थी। क्या क्या कॉमन थी, तो भाई दोनों में कोशिका झिल्ली, बस अंतर ये है कि जंतु कोशिका की पहली परत, पादप कोशिका की दूसरी परत है कोशिका झिल्ली। ठीक, दोनों के अंदर ही केंद्रक होता है, बस इसका केंद्रक साइड में होता है, इसका केंद्रक बीच में होता है। केंद्रक के ऊपर एक नली बनाई है हमने, वो कहलाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। उन कुछ अंतःप्रद्रवी जालिका पे छोटे 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 कणिका में राइबोसोम होते हैं, तो वो बना दी हमने राइबोसोम। फिर होती है एक होता है गोल्जी का, ये सब कोशिकांग है। रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव। अब देखो कुल मिलाकर ना लेबलिंग को ऐसे नंबरिंग याद रखा करो कि कितने नंबर है। जैसे यहाँ पे मैं नंबरिंग देखो तो इधर बीच की 8 होनी चाहिए। गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब फुल एंड फाइनली कि इन दोनों में जो कॉमन थी वो हमने कर। अब जो कॉमन नहीं है वो बताते हैं क्या। तो भाई इधर जो होता है ना, इधर जो होता है, इसमें पादप कोशिका में पाया जाता है हरित लवक, या आप कह सकते हो इसमें लवक होता है। प्लास्टिड पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों में एक अलग बात हो गई। उधर क्या अलग होता है, तो याद रखना, जो जंतु कोशिका होती है के अंदर तारक काय उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका के अंदर तारक काय, सेंट्रोसोम होते हैं। अधिक मात्रा में होते हैं, उनमें भी होते हैं पर बहुत कम होते हैं। इसका मेन अंग है सेंट्रोसोम। और दूसरा इसके अंदर एक और चीज होती है, इसके अंदर पाए जाते हैं लाइजोसोम। क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर एक और कोशिकांग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम पाया जाता है। तो ये वो कोशिकांग है जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो देखो बड़ी आसान तरीके से हमने दोनों को सेल को क्या क्या एक्सप्लेन कर लिया है, क्या क्या बातें हमने यहाँ पे देखी। तो इनके कितने, तो टोटल 12 लेबलिंग होती है बेटा। 12 कैसे, तो 8 तो दोनों में कॉमन होती है, ठीक है, और 2 इधर और 2 इधर सेपरेट अलग अलग होती है, जो पादप और जंतु को एक दूसरे से अलग करती है। अब अगर मुझसे ये पूछ ले कि भैया जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, तो बहुत आसानी से बता पाएंगे। कैसे, तो एक साइड हम लिखेंगे पादप कोशिका, प्लांट सेल, और एक साइड हम लोग लिखेंगे जंतु कोशिका, एनिमल सेल। ठीक, तो 2 तरह की कोशिकाएं हो जाएंगी, एक हो जाएंगी पादप कोशिका, एक हो जाएंगी जंतु कोशिका। ठीक, कैसे, तो इनको भैया कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बहुत इजी। अब जिसको डायग्राम याद है उसके लिए बिल्कुल वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं। पहली बात, पादप कोशिका का आकार अपेक्षाकृत बड़ा भी होता है और निश्चित भी होता है। निश्चित होता है, बड़ा व निश्चित होता है ना। अपेक्षाकृत मतलब किससे, जंतु कोशिका से। जबकि जंतु कोशिका का आकार अपेक्षाकृत छोटा व अनिश्चित होता है। कोई फिक्स शेप नहीं है कि हाँ ऐसा ही शेप रहेगा, जबकि इसका हम मानते हैं कि बेसिकली इसका आकार कैसे शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है ना। ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होता है किसका आकार, पादप कोशिका। और ये आकार में बड़ी होती है किसकी अपेक्षा, जंतु कोशिका की। ये एक बात हमने यहाँ पे सीख ली, ठीक है। दूसरी बात, और हाँ आप चाहे तो एग्जाम में इसका वेन डायग्राम भी बना सकते है ना। वेन डायग्राम वाली जो मेथड होती है वो भी मैं आपको एक बार भी बता दूंगी। वेन डायग्राम वाली मेथड भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। बट अगर हमें शब्दों में लिखना है, क्योंकि हम मेंस लिख रहे हैं, तो वेन डायग्राम काम नहीं करेगा। अगर मुझसे कोई 7 अंक में पूछ ले कि आप ये कैसे लिखेंगे, है ना, तो फिर हमारा वेन डायग्राम काम नहीं करेगा। हमको पूरा शब्दों में लिखना पड़ेगा। विथ कभी कभी हो सकता है विद डायग्राम बता सकते हैं ना, कभी ज्यादा मार्क्स में पूछा तो विद डायग्राम। तो हमें दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखनी। और जिस बच्चे को डायग्राम समझ में आया होगा उसके लिए बिल्कुल भी लिखना डिफिकल्ट नहीं होगा। अगला हमने क्या पढ़ा था, हाँ
इसकी जो है प्रथम परत कोशिका झिल्ली व द्वितीय परत कोशिका भित्ति होती है। इसकी जो प्रथम परत है वो क्या है, तो इसकी प्रथम परत है कोशिका झिल्ली, है ना। ये बात हम लोगों ने देखी थी कि प्लांट सेल की जो फर्स्ट लेयर है ना, अंदर वाली जो लेयर है वो क्या है, कोशिका झिल्ली, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो कोशिका भित्ति है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में नहीं है ऐसा, जंतु कोशिका की जो प्रथम या एक ही परत होती है उसमें, तो जंतु कोशिका की प्रथम परत कोशिका झिल्ली होती, ठीक बात है ना, ये भी एक्सप्लेन हो गया। अगली चीज हमें याद रखनी है पादप कोशिका के लिए कि इसका जो केंद्रक है, इसमें केंद्रक कोशिका झिल्ली के समीप होता है, के समीप होता है, और उसमें जो केंद्रक रहता है, इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, कोशिका के सेंटर ऑफ द सेल में होता है, मध्य में होता है, ठीक है। ये बात भी हमने समझ ली। अगला पॉइंट है पादप कोशिका जो होती है, इसमें हमने रिक्तिका की बात की थी कि जो बेटा रिक्तिकाएं होती, रिक्तिका या जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, आकार में बड़े व संख्या में कम होते हैं। जो जंतु कोशिका इसमें वैक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा नहीं होते, आकार में बड़े होते हैं और एक या दो ही होते हैं, जबकि इसमें अलग होता है। इसमें जो रिक्तिका है, वैक्यूल्स है, आकार में छोटे व संख्या में अधिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और ज्यादा होते हैं, ठीक। तो ये एक हमें बात याद रखनी है यहाँ पे। अगली चीज यहाँ पे हमें क्या बात याद रखनी है, तो इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, तो इसमें लवक प्लास्टिड उपस्थित होता है, और इसमें क्या उपस्थित नहीं होता है, तो याद रखना इसमें लाइसोसोम व तारककाय ये इसके पास नहीं होते हैं, तारककाय अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। पर उसमें क्या होता है, तो इधर जो होता है भाई, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें लवक अनुपस्थित होगा, लवक अनुपस्थित होते हैं, और उपस्थित क्या होंगे, तो इसमें लाइसोसोम व तारककाय उपस्थित होते हैं, ठीक। और एक लास्ट पॉइंट और आपको यहाँ पे इसमें याद रखना है कि जब इसका कोशिका विभाजन होगा, ठीक है, तो कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनती है, और यहां पे याद रखना है कोशिका विभाजन के समय क्लीवेज फरो बनता है, तो हाँ भाई, इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि इतना सारा क्यों लिखा मैडम ने। ये आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विथ डायग्राम पता होना चाहिए, इसीलिए सारी चीजें विथ डायग्राम बना रही है बेटा, वरना हम चाहते तो ये सब टाइप में भी हो सकता है, ठीक है। पर उस तरह की पीडीएफ में इतना मजा नहीं आता, एक एक चीज जो हम देखते हैं बोर्ड पे वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहीं पर ही पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या इसमें हम लोगों ने डायग्राम में सीखा, तो डायग्राम से हम लोग सब कुछ समझ चुके थे कि पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है,
जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों होती है, पर जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका में केंद्रक साइड में होता है, जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो फिर जंतु कोशिका में अलग क्या चीज है, तो उसमें तारक का और लाइसोसोम होता है, जो कि इसके पास नहीं होता। तो ये वो चीजें हैं जो इन दोनों के पास अलग अलग है, जो किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक। और फिर ये हमने इन दोनों में क्या देख लिया है, डिफरेंस। एक बार अच्छे से देख लो, है ना, बहुत इजी गोइंग है, इसका डिफरेंस को याद रखना। चलिए अब थोड़े से और चर्चा करते हैं। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। कैसे डिटेल, तो भाई तो ये जितने भी हमने लिखे हैं यहाँ पे, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जितने भी 12 हमने लिखे हैं, इन 12 इनको कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं, कोशिकांग, सेल ऑर्गनल्स। सेल के ऑर्गन माने जाते हैं, ये सेल ऑर्गनल्स कहलाते हैं। तो इन सेल ऑर्गनल्स को हमें क्या करना है, अब एक एक को डिटेल करना है, क्या काम होते हैं सेल में, क्या काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो उसे पावर हाउस क्यों कहते हैं, वो ऐसा काम क्या कर रहा है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की झिल्ली, तो उसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो ये पूरी सारी बातें हमें क्या करनी है, यहाँ पे समझनी। ओके, तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं सेल ऑर्गेनल को समझना। अब यहाँ पे देखो, इसके हिसाब से अगर मैं देखो, इस डायग्राम के हिसाब से, तो सेल के हम दो मेन क्लासिफिकेशन मानते हैं कि किसी भी कोशिका में का संरचना स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना, सेल स्ट्रक्चर। सेल सन 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की जटिल संरचना का पता लगाया। कोशिका की जटिल संरचना का पता चला, ठीक है। कब 1940 में जब हमारे पास बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप आए, तो उस द्वारा फिर हमने कोशिका के अंदर की संरचना, मतलब कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे कोशिका होंगे उनके बारे में भी जानना स्टार्ट किया। और फिर उसे हम बेसिकली मान सकते हैं कि हम उसे कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दो। एक तो है कोशिका का बाहरी आवरण, जो दो तरह की झिल्लियों से मिलकर बना है। एक होती है आपकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, एंड अनदर वन इज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके बाद कोशिका के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड, इसे कहते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। पर संपूर्ण पदार्थ को साइटोप्लाज्म नहीं, हम पढ़ेंगे जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्या होता है मैडम, प्रोटोप्लाज्म, आपने तो साइटोप्लाज्म लिखा था। तो याद रखना, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला संपूर्ण पदार्थ, मतलब जिसके अंदर आपका केंद्रक आएगा और सारे कोशिका अंग आएंगे, सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। और इन सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियस में इसके अंदर होता है केंद्रक द्रव, इसके अंदर होता है कोशिका द्रव, और ये केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव का। देखो जीव द्रव क्या होता है, टोटल लिक्विड इन द सेल। टोटल लिक्विड मतलब केंद्रक के अंदर का भी और केंद्रक के बाहर का भी। अब केंद्रक के बाहर का जो लिक्विड होता है वो कहलाता है कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर का जो लिक्विड होता है वो कहलाता है केंद्रक द्रव। और ये दोनों जब कंबाइंडली पढ़े जाते हैं तो इनको कहते हैं जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो हम इसको कोशिका को जब हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो इसको हम दो तरह से पढ़े।
बारे में पढ़ेंगे, पहले कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, फिर हम लिक्विड के अंदर की चीजें पढ़ेंगे। तो पहले तो जीव द्रव समझेंगे, फिर केंद्रक क्या होता है वो समझेंगे, फिर केंद्रक के अंदर भी ना, केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, उसके अंदर क्रोमेटिन जाल होता है जो गुणसूत्र बनाता है, डीएनए, आरएनए, ये सब हम केंद्रक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेल ऑर्गेनल्स, जो कि टोटल कितने होते हैं बेटा, तो टोटल होते हैं हमारे 8। ठीक है, तो वो 8 सेल ऑर्गेनल्स, सॉरी 8 बोल रहे, 10 होते हैं, उन 10 सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक, तो स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं इसका पढ़ना। आई होप ये आप लोगों को बात क्लियर होगी कि जो कोशी केंद्रक के बाहर का जो लिक्विड है वो कोशिका द्रव कहलाता है, केंद्रक के अंदर का जो लिक्विड रहेगा वो केंद्रक द्रव कहलाता है। चलिए सबसे पहले बाहरी आवरण से स्टार्ट करते हैं। बाहरी आवरण में सबसे पहली जो चीज वो है आपकी कोशिका, सेल वॉल। अब जो सेल वॉल होती है, ये बात हमें तो पता है कि ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ये तो किसमें पाई जाती है, पादपों में। तो इसमें हमें याद रखना है कि यह मुख्यतः, सबसे पहली बात, हाँ, इसके जो खोज करता है वो कौन है, तो रॉबर्ट हुक। कल ही हमने पढ़ा था भाई कि सबसे पहले मृत कोशिका कॉर्क की छाल में उन्होंने ही खोजी थी। उन्होंने ये कैसे पता चला था कि वो डेड है, क्योंकि उसकी सेल वॉल क्या थी, डेड थी। ठीक है, और सेल वॉल बेसिकली डेड ही वो है, तो इसीलिए याद रखना रॉबर्ट हुक ने की थी किसकी, कोशिका भित्ति। यहाँ मुख्यतः पादप, कवक, जीवाणु, शैवाल आदि में पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। देखो सबसे पहली बात तो हमने लिख ली कि ये कहाँ कहाँ पर उपस्थित होती है। तो ये जीवाणु में भी मिल जाएगी आपको, कवक, शैवाल, इनमें मिल जाएगी, पर ये किसमें नहीं होगी, तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, ये एनिमल में नहीं होती है। ठीक, डू नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। मेनली किसमें होती है, प्लांट सेल्स में होती है कोशिका भित्ति। तो हम बेसिकली मानते हैं छाल। ठीक है, पादप की जो छाल होती है वो, और हमारी जो खाल होती है वो किस में आएगी, वो आएगी कोशिका झिल्ली। तो ये हमें याद रखना है। अगली चीज हमें याद रखना है कि ये जो होती है ये किस प्रकार की होती है, तो याद रखना यह मजबूत, लचीली, पारगम्य परत होती है। ये कैसी है, तो ये मजबूत तो है, पर मजबूत होने के साथ साथ लचीली है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्या है, इसमें लचावदार होता है, लचीली परत होती है जो क्या करती है, तो ये क्या, इसका क्या कार्य है, तो कार्य में ध्यान रखेंगे पादपों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। कार्य का दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पादपों की बाहरी वातावरण से सुरक्षा करती है। सुरक्षा करती है। ठीक, इसके दो मेन काम है, एक तो क्या देती है, तो ये पादपों को क्या दे रही है, स्ट्रक्चर देने का काम कर रही है ना, उनको ढक रही है उनकी चीजों को, और दूसरा उन्हें क्या कर रही है, तो उन्हें ये सुरक्षा प्रदान कर रही है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो इसके दो मेन काम होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल ये हार्डनेस प्रोवाइड करती है, और साथ साथ क्या प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। याद रखेंगे पादपों को संरचनात्मक दृढ़ता और पादपों के बाहरी आवरण या पादपों को भारी वातावरण से बचाने का क्या करती है, कार्य करती। अब एक और खास बात, किसकी बनी होती, तो आप याद रखेंगे इसका निर्माण किससे होगा। ठीक, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो पादपों की होती है कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो याद रखेंगे सेलुलोज से बनी होती। किससे बनी होती है बेटा, सेलुलोज से।
देखो सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। और माना जाता है, अभी जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, हमारे पोषक पदार्थों में होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होता है, वसा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, ये सब होते हैं। तो सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जब बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ मिलते हैं तो वो एक बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं सेल्यूलोज, है ना। और याद रखेंगे ये जो सेल्यूलोज होता है, ये जो सेल्यूलोज होता है, ये सर्वाधिक प्राप्त कार्बोहाइड्रेट है, सर्वाधिक प्राप्त कार्बोहाइड्रेट है, जिसका पाचन, जिसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है, मानव शरीर में नहीं होता है। भाई क्या कहने का मतलब है, तो याद रखना जो घास फूस है उनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में वो एंजाइम नहीं होते जो उनको पाचन कर सके। उस तरह के पदार्थ, घास फूस या छिलके युक्त जो पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में, रेशे, रफेज, या हम कह सकते हैं उसका, इस तरह के भोज्य पदार्थों का काम करते हैं जो हमारे मल को उत्पन्न करने का, मल द्वारा हमारे शरीर से अपाचित भोजन को निकालने का क्या करता है, काम करता है, मतलब उत्सर्जन के काम करते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी में उत्सर्जन का काम करवाते हैं, ठीक, तो उसके लिए ये यूज किए जाते हैं। पर जो घास खाने वाले जंतु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रोमिनेंट, रोमिनेंट मतलब हो गई गाय, बकरी, ये जो होती है जो घास वगैरह खाती है, उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले पूरी घास खा लेते हैं, वो पेट में ले जाते हैं, फिर वो पेट से दोबारा बाहर आती है, फिर मुंह में वो जुगाली करते रहते हैं, कडिंग करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं, तो वो जुगाली के द्वारा इनका पाचन कर सकते हैं, पर हमारे शरीर में इनका पाचन नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन में पाई जाती है, किस तरह की होती है, क्या काम करती है और उनका निर्माण किससे होता है। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो भाई याद रखेंगे सेलुलोज की बनी होती, सेलुलोज की बनी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा कौन है, ठीक, तो याद रखेंगे इसके अलावा जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती, ठीक है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की, ग्लाइकेन्स की, पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है बेटा आपकी ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की, ग्लाइको प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती, ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती। तो आई होप इतनी बातें यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या होंगी, क्लियर होंगी। किसके बारे में, तो हमने सबसे पहले पहला आवरण पढ़ा है जो क्या होता है, कोशिका भित्ति। एक बार बहुत अच्छे से इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा आवरण है कोशिका से पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये हमारे जो पादपों की क्या होती है, ये छाल होती है, ये पारगम में होती है। हाँ, अब ये और समझ लीजिएगा कि पारगम में का मतलब क्या होता है। ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि पादप, कवक, जीवाणु शैवाल में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती, मजबूत होती है, बहुत आसानी से नहीं टूटती, लचीली भी होती है। पारगम में, पारगम में को इंग्लिश में कहते हैं परमीएबल, जो गो थ्रू होती है, जिनसे पदार्थ आर पार कर जाए, जो ग्रोथ गो थ्रू मतलब जो पदार्थों को आसानी से आने जाने दे, वो पारगम में होंगे। अर्ध पारगम में जो कुछ पदार्थों को आने जाने दे, बाकियों को आने जाने ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके अर्ध पारगम में, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पारगम है, परमिएबल होती है, ठीक, ये पौधों को स्ट्रक्चर देती है, साथ साथ उनकी क्या करती है, सुरक्षा करती। उसके अलावा ये बनी किसकी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज। इतनी बातें हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने देखा है कि अन्य चीजों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है। अब जो हमारा दूसरा आवरण है, कौन सा, तो दूसरा जो आवरण है वो है हमारा कोशिका झिल्ली, या इसे ही कहा जाता है प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली बोले, कोशिका झिल्ली बोले, बात एक ही है। ये क्या होती भाई, कहाँ पाई जाती, तो याद रखना पादपों
की द्वितीय किंतु जंतु कोशिका की प्रथम परत होती है, प्रथम परत होती है। तो याद रखेंगे पादप कोशिका की एक ऐसी, तो पादप कोशिका की द्वितीय दूसरी और जंतु कोशिका की पहली क्या होती है, परत होती है ना। मतलब ये किस किस में पाई जाती है, ये किस किस में पाई जाती है, तो ये मेनली किस में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब इसकी खास बात क्या है, तो इसकी खास बात क्या है, तो ये कैसी होती है, तो यह परत पतली होती है, ये भी लचीली होती है, अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। ये क्या बात इन्होंने, पारगम्य होती है, इसका क्या मतलब है, तो याद रखेंगे इसका अर्थ होता है, इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात कुछ आयन, खनिज लवण आदि को ही आने जाने देती है। मतलब ये खुद डिसाइड करती है कि भाई ये आ जा सकते हैं बाहर और ये आ जा नहीं सकते। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ सिलेक्टिव चीजें ही इसके थ्रू गो थ्रू हो सकती है, अदरवाइज ये सबको अपने अंदर से आर पार नहीं होने देंगी। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, किसी पादप झिल्ली का झिल्ली ना, जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में, सॉरी वो क्या अंतर है, तो वो ये अंतर है, एक परमिएबल होती है पारगम्य, जबकि ये होती है अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सिलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली हो। ठीक, अगली चीज, इसका मेन काम क्या होता है। ठीक, तो नेक्स्ट बात इसमें हम देखेंगे कि क्या करती है। यह जंतु कोशिका को बाहरी आवरण, संरचना व सुरक्षा प्रदान करती है। झिल्ली है कोई भी हो, वो यही काम करेगी, आपका बाहरी आवरण का काम कर रही है, बाहरी आवरण बनाने का, संरचना भी प्रदान कर रही है और साथ साथ में सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक, याद रखेंगे जंतुओं की कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, इसका क्या अर्थ है, तो याद रखें लिपिड व प्रोटीन, लिपिड होते हैं आपके भाई वसा का एक ग्रुप होता है लिपिड, मतलब वसा एक प्रकार के क्या है, लिपिड होते हैं। लिपिड मतलब तेली या चिकनाई युक्त पदार्थ जो किसमें हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, और साथ साथ में प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन यहाँ पे कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक, तो ये किसकी बनी होती है, तो याद रखना फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, जबकि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है आपकी सेलुलोज से। किससे बनी होती, सेलुलोज से बनी होती। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें किसके लिए याद रखनी है, तो कोशिका झिल्ली की याद रखनी है। तो देखो बहुत ही आसान है बेटा ये पूरा चैप्टर, इसको समझना कैसे, हम लोगों ने आज क्या क्या चीजें देखी इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। हमने जो कोशिका के प्रकार पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होती है आपकी पादप झिल्ली और एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। उन दोनों का हमने वेल लेबल्ड डायग्राम बनाया है कि उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप एग्जाम में विद डायग्राम। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखी उन दोनों में बहुत अच्छे से अंतर, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। अगला हम लोगों ने इसमें देखा है कि ये हम इसकी जो संरचना उसको कितने भागों में डिवाइड करें, तो हमने देखा उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक बाहरी आवरण और प्लाज्मा झिल्ली, जिसमें से कोशिका भित्ति और प्लाज्मा जो झिल्ली है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये होती है पादपों में, ये होती है जंतुओं में। पादपों में झिल्ली भी होती है पर जंतुओं में केवल झिल्ली की भित्ति नहीं होती। इधर वाला जो पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, पर उसके पहले हम समझेंगे जीव द्रव क्या होता है ना। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक जीव द्रव का भी देख लेते हैं।
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव क्या होता है? तो याद रखेंगे सबसे पहले तो इस जीव द्रव की खोज 1840 में पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने की थी। कोशिका के अंदर प्राप्त संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव कहलाता है। जीव द्रव कहलाता है। कोशिका के अंदर टोटल जितना भी लिक्विड है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी कोशिका है। कोशिका के एक तरफ बाहर एक तरफ का द्रव भरा और एक अंदर। तो हमने कहा ये जो आपका है केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर जो लिक्विड है वो केंद्रक द्रव होता है, और एक कोशिका के अंदर जो है वो कोशिका द्रव होता है। इन दोनों को जब हम कंबाइंडली पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? जीव द्रव। मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाला संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। ठीक है, तो जीवों में होने वाली समस्त क्रिया, याद रखना, जीवों में होने वाली समस्त क्रिया जीव द्रव में संपन्न होती है। जीव द्रव में संपन्न होती है, इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। फिजिकल बेस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसा कहने वाले जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिक का नाम है हसले। ऐसा कहने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है हसले। हेसले। तो ऐसा कहने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? हेसले है। जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है, जिसके अंदर सारी संपूर्ण क्रियाएं क्या हो रही है? संपन्न होंगी। ठीक, अभी है क्या, किस तरह का घोल? याद रखेंगे, जीव द्रव एक क्रिस्टलीय कोलाइडी घोल है। कैसा घोल है? क्रिस्टलीय कोलाइडी घोल है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? तो बहुत सारे खनिज, लवण, है ना, आयन, ये सब क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। मतलब जितने भी पदार्थ जो कोशिका में बह रहे हैं वो सब इसी में बह रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्रिस्टली, क्रिस्टली मतलब छोटे छोटे, जिसके अंदर दाने नुमा संरचना आएगी। कोलाइड का मतलब क्या होता है? तो कोलाइड का मतलब आप लोग याद रखेंगे, कोलाइड एक प्रकार का मिश्रण होता है। हमने पढ़ा है मिश्रण के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं समांगी मिश्रण और एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। पर कोलाइड उन दोनों से अलग है। कोलाइड क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो दिखते तो समांगी है, किंतु होते कैसे हैं? होते विषमांगी है। जो दिखेंगे कैसे? समांगी, पर होंगे कैसे? विषमांगी। तो दिखेंगे आपको होमोजीनियस, बट एक्चुअल में होते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे हमारा ब्लड जब निकल के आता है हाथ में तो ऐसा नहीं समझ पड़ता कि यार वो हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस, होमोजीनियस ही दिखता है, बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस होता है, इसीलिए वो एक प्रकार का कोलाइड है। तो ह्यूमन ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये कोलाइड होते हैं। वैसे हमारे अंदर कोशिका में पाए जाने वाले जो जीव द्रव है, जब वो बाहर निकल के आएगा तो वो ऐसे ही दिखेगा। ठीक ठीक है, कैसा पूरी पूर्ण रूप से समांगी, बट होता नहीं है। उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्या है? कोशिकांग उपस्थित है। ठीक, तो याद रखेंगे कि जो जीव द्रव होता है ये कैसा है? तो ये एक प्रकार का क्रिस्टली कोलाइडी घोल है, जिसमें क्या होती है? तो जिसमें ब्राउनी गति होती है। कौन सी गति होती है? तो याद रखेंगे जिसके अंदर ब्राउनी गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्राउनियन मोशन होता रहता है। ब्राउनियन मोशन होता रहता है, इससे हमारा क्या अर्थ है? ब्राउनियन मोशन होता रहता है, उससे हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। याद रखना, जीव द्रव के अंदर ब्राउनियन गति होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है? तो कोशिका अंग आपस में चिपकते नहीं है, वह नीचे तल पर नहीं बैठते। तल पर नहीं बैठते।
ठीक, ब्राउनियन गति होती रहती है। तो देखो ये लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक तो संपूर्ण सारे जितने भी पदार्थ है, जो भी है खनिज, लवण, आयन सब उपस्थित है ना, ये सब उनको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। इस लिक्विड का होना जरूरी क्यों है? अगर ये लिक्विड नहीं होगा तो कोशिकांग आपस में चिपक जाएंगे, और अगर ये लिक्विड में ब्राउनी गति नहीं होगी तो क्या होगा, तो अगर ब्राउनी गति नहीं हुई तो भाई पानी के अंदर रेत डाल के छोड़ देंगे तो वो रेत कहाँ बैठ जाएगी, नीचे। पर ये द्रव के अंदर हमेशा ब्राउनियन गति होती रहती है, जिसके कारण जो कोशिकांग है वो चिपक भी नहीं पाते और दूसरा तल पे भी नहीं बैठ पाते, और हमेशा कोशिका क्रियाशील अवस्था में होती है, हमेशा गतिशील अवस्था में होती है। ठीक है, जब तक हमारा जीवन चल रहा है तब तक इसके अंदर ये सारी गति होती रहती है ना। तो याद रखना इसके अंदर ब्राउनी गति होती है, जिसमें कण इधर उधर, ब्राउनियन गति मतलब कणों का इधर उधर क्या करना, टेढ़ी मेढ़ी गति करना। ब्राउनियन गति का मतलब होता है कणों द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गति करना है ना, जिगजैग जिगजैग इधर उधर क्या करना, घूमना, ताकि कोई भी कोशिकांग नीचे ना बैठ पाए, हमेशा वो मोशन में रहे, कभी भी रेस्ट पर ना जाए। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, मेन काम हो जाएंगे। अब इस कोशिकांग के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा सबसे पहले केंद्रक और फिर बाहर के सारे कोशिका अंग। ठीक, तो कोशिका द्रव अगर आपसे कभी पूछ ले प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। 1840 में खोज करता है पुरकिंजे। ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला पूरा जो लिक्विड है, टोटल लिक्विड मतलब केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव आपका मिलकर बनाता है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म को। इसीलिए सारी क्रिया इसके अंदर ही संपन्न होगी, इसीलिए इसे कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार। ये किस तरह का घोल है, तो ये क्रिस्टली कोलाइडी घोल है, जिसके अंदर हमेशा क्या होती है, ब्राउनी गति होती रहती है, जिसके दो मेन लाभ है। कोशिकांग एक तो आपस में चिपकते नहीं और नीचे नहीं बैठ पाते। अब कभी कभी ना पूछ लेते हैं कि इसमें कितने कितने अमाउंट में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो याद रखना इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है 65%। इसीलिए तो एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है बेटा, और भू परपटी पे भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, जो हमारी वायु घूम रही है उसमें नाइट्रोजन है, पर अर्थ क्रस्ट पे कौन है, ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें 65% होता है ऑक्सीजन, कार्बन होता है यहाँ पे 18.5%, हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है यहाँ पे वो होता है 10.5%, और नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो होता है 3.3%, है ना। तो ये भी याद रखना कि कितने कितने अमाउंट में क्या क्या पाया जाता है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि बाकी की सारी क्रियाएं कैसे हो रही। आज की क्लास आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, विथ डायग्राम आपको बेटा सब कुछ समझाया जा रहा है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।